नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। मैं हूं वैशाली चौधरी और हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। शुरुआत में ही हम आपको दिखाएंगे विश्व स्तरीय मैंगो फेस्टिवल की, जो कि पंचकुला के पिंजौर में यादविंद्र गार्डन में 3 दिवसीय आयोजन जो है वो रविवार को ख़त्म हो गया। आपको बता दें कि दुनिया भर की तमाम किस्में, मतलब हज़ारों तरह की आम की किस्में इस मैंगो फेस्टिवल में देखी गईं और बड़ी तादाद में दर्शक, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, सभी इस मैंगो फेस्टिवल की झलक देखने और आम चखने आए थे। हमने भी वहां जाकर जायज़ा लिया कि मैंगो फेस्टिवल को सरकार ने किस तरह से आयोजित किया है, क्या कुछ व्यवस्था है और कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला। आप भी देखिए। हरियाणा सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की ओर से 3 दिवसीय मैंगो मेले का आयोजन किया गया है पिंजौर के यादविंद्र गार्डन में। आप मेरे पीछे ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से मैंगो फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के विभिन्न ज़िलों से जो आम के उत्पादक हैं, जो किसान हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि बागवानी विभाग हर साल ये मैंगो मेला मनाता है। अब की बार 29वां मैंगो मेला ये मनाया जा रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलके। पिछले 2 साल कोरोना होने की वजह से मैंगो मेला मिस हो गया हमारा, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मायूस भी हुए, लेकिन इस साल काफ़ी रौनक है लोगों में। और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने बागवानी विभाग ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे के जो प्रोग्रेसिव फार्मर है पूरे हरियाणा से, उनसे अपने नामांकन फार्म मांगे थे कि जो इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते, जो मैंगो की जो बढ़िया खेती कर रहा है, जो नई टेक्निक के साथ कर रहा है, जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है, कैनोपी मैनेजमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं उनके पास मैंगो की, तो उनसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे थे। और उसके उस जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिसीव हुए, तकरीबन 43 एप्लीकेशन हमारे डिपार्टमेंट में रिसीव हुए थे, जिसका कमेटी ने स्क्रीनिंग की और उसमें से 16 जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनका चयन किया गया, जिसमें से एक ये हैं। और इन 16 में से 6 जो हैं किसान वो डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यमुनानगर ज़िले में लगभग 6000 हेक्टेयर जो एरिया है वो आम के उसके लिए है। बहुत बड़ा एरिया। हरियाणा में सबसे नंबर 1 यमुनानगर है एरिया की हम बात करें। आपका नाम? डॉक्टर मदन। अच्छा, ये थोड़ा बताइए अपने स्टॉल के बारे में। ये हमारा एक लाडवा में सेंटर है, अच्छा। सब ट्रॉपिकल का। तो वहाँ पे हमने डिफरेंट वैरायटीज़ मैंगो की, पीच, पियर, प्लम की, तो बहुत सारे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की क्रॉप्स हैं वहाँ पे। तो वो वहीं से हमने ये सारी जो एंट्री आप देख रहे हो यहाँ पे, वो वहीं का ही फ्रूट है जो हमने यहाँ पे पब्लिक के लिए दिखाने के लिए भी ये वैरायटी हमारे हरियाणा में भी हैं। और हम किसानों को भी जैसे मोटिवेट करने के लिए जो इसमें बेस्ट है वो हम उनको रिकमेंड करते हैं। हाँ। यहाँ पर हमारी डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ पर हमारे मैंगो के प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे। हम कुरुक्षेत्र से हैं, सेक्टर 7 से, उद्यान विभाग हरियाणा। ठीक है, वहाँ पे हमारी फूड प्रोसेसिंग लैब है, तो वहाँ पे हम ये सब प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। और यहाँ पे हमने लाइव अभी बनाया है, लाइव मैंगो बर्फ़ी। हमें भी बनाकर दिखाइए और हमें खिलाइए भी। ज़रूर। ये देखिए, ये जस्ट हमने अभी 15 मिनट्स पहले बनाई है। हाँ, जस्ट अभी हमने इसको स्टॉप किया है। प्रोसेस इसमें क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, आम लिया हमने, पका आम। ठीक है, कोई भी मैंगो ले सकते हैं। वैसे तो वह सफ़ेदा है जैसे कि, ठीक है, ये दशहरी है और तोतामपुरी होता है। तो हमने क्या करना है, उसको जस्ट धोना है, छीलना है, धोना है, छीलना है, उसका गुदा उतारना है, पल्प बनाना है मिक्सी में पीस के, फिर उस पल्प को छानना है, फिर वो पल्प को उसको पकाना है। अगर हमारा 1 किलो पल्प है तो उसमें हम जाएंगे आधा किलो चीनी डालेंगे, मतलब कि उसकी आधी चीनी। अगर आधा किलो पल्प है तो 250 ग्राम्स जाएगी। ठीक है, और उसमें हम डालेंगे फिर मिल्क पाउडर 200 ग्राम 1 kg में। ठीक है, और 150 ग्राम जाता है इसमें नारियल का बुरादा। अच्छा, नारियल पानी। हाँ, नहीं, घी तो जस्ट 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें। हाँ, तो उसमें और उसके बाद बस हम इसको बिल्कुल टाइट होने तक पकाते हैं। बड़ी टेस्टी लग रही है। थैंक यू। तो ये आप लोगों का आविष्कार है, मतलब आप लोगों ने पहली बार इसके आम की बर्फी जो है प्रयोग की है या बनाते तो बहुत लोग होंगे, लेकिन हमने बहुतों को सिखाया है वहाँ पे, और ऐसे ही हम कच्चे आम की ही बनाते हैं। अच्छा। हाँ जी।
वक्त जो मेरे साथ खड़े हैं ये खुद एक आम है, ये बताएंगे कि ये कौन सा आम है और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। आवाज आ रही है। आप कहाँ से हैं? मनी माजरा। मनी माजरा से। ये कौन सा आम है? ये दशहरी आम है। दशहरी आम है। ओके, बच्चे कैसा खुश हो रहे हैं आपको देख के? बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ज्यादा मैम, मजा आ रहा है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। आप दोनों परफॉर्म करने वाले मुझे लगता है। क्या परफॉर्म करेंगे? राधा कृष्ण का राधा कृष्ण का। और आप? मयूर डांस। अच्छा, दो अलग अलग परफॉर्मेंस। हाँ। तो राधा कृष्ण के लिए आप राधा बनी हैं? नहीं, राधा पीछे आ रही अच्छा, राधा पीछे, आप गोपी हैं, मतलब गोपियां सखियां हैं। अच्छा, राधा कृष्ण अलग हैं, आप गोपियां हैं। ओके ओके फाइन। तो यहाँ क्या आप आज ही है आपका या अभी? 3 दिन है लगा। 3 दिन लगातार आप परफॉर्म करेंगी। चलिए, गुड लक। बहुत कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आप वैसे कहाँ से हैं? मथुरा से। मथुरा से। अच्छा, मतलब सिर्फ हरियाणा नहीं, पंजाब भी नहीं, यूपी से भी लोग आए हैं, इतना ज्यादा क्रेज है। तो आपको पता कैसे चला? मतलब क्या सरकार की तरफ से भेजा गया है या सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से भेजा गया? यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको भेजा गया? अच्छा, ओके, ये कोलैबोरेशन है। देखिए, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इन बच्चियों को भेजा गया है यहाँ परफॉर्म करने के लिए। तो कितना, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय हो जाता है जब इस तरह से 2-3 अलग प्रदेश मिलके इस तरह के फेस्टिवल को प्रमोट करें। इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, टिपिकल हरियाणवी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। ये जो आप जिस तरह का, ये आपको कुरुक्षेत्र के मेले में भी दिख जाएगा, ये आपको हर जगह दिख जाएगा। फरीदाबाद में भी मेले में ये दिखा होगा। और अब इंदौर में मैंगो फेस्टिवल हो रहा है, वहां पर भी ये लोग आए हुए हैं। ये हर जगह आपको दिख जाएंगे और वाकई ये बड़ा मनोरंजक होता है। मैंगो मेले में इस वक्त हम हैं और ये क्राफ्ट बाजार, जो आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं, आगे ये क्राफ्ट बाजार है। तरह तरह के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अलग अलग तरह के स्टॉल हैं, जिसमें ज्वेलरी से लेके कपड़ों से लेके हर तरह का स्टॉल, आपको खिलौनों का स्टॉल है, हर तरह का स्टॉल देखने को मिल जाएगा। इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर से आया हूँ। जबलपुर से आए हैं। ये जबलपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। तो आप क्या जब भी मैंगो मेला लगता है हर साल आते हैं? नहीं, मुझे प्रथम बार यहाँ बुलाया गया हुआ है। मेरे पास बहुत सारी प्राकृतिक से वस्तुएं हैं। जैसे ये देखिए, ये तुलसी का अर्क है, ये ब्राह्मी का अर्क है, ये मिट्टी का इत्र है, ये सुगंधी इत्र है, ये लकड़ी की कंघी है, ये बम्बू के ब्रश है। अच्छा अच्छा अच्छा, हर चीज प्रकृति से जुड़ी है। प्रकृति से जुड़ी हुई। मुझे लगता है कि यहाँ जितने स्टॉल हैं ना, वो अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग शहरों से आए हुए स्टॉल। आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ जी। चंडीगढ़ से हैं। अच्छा अच्छा। और आप इस तरह का ओके फाइन। तो आपने देखा कि ये जो क्राफ्ट बाज़ार है ये भी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इसमें हर तरह की चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आप इस स्टॉल, ये जो क्राफ्ट बाज़ार है, इसमें एक राउंड लगाएंगे तो आपको हर चीज़ें, बच्चों से लेके बड़ों तक की इंटरेस्ट की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार राजनीति की तरफ रुख करेंगे और आपको दिखाएंगे एक खास बातचीत पीटीसी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तक्षक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है और राजनीति यानी हरियाणा की राजनीति की तरफ रुख करते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पिछले दिनों चंडीगढ़ थे। चंडीगढ़ में उन्होंने प्रेस वार्ता की और तमाम मुद्दों पर, फिर चाहे वो अग्निपथ योजना हो या प्रदेश सरकार से जुड़ी दूसरी बातें, तमाम मुद्दों पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहीं न कहीं केंद्र और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए हैं। पीटीसी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तक्षक ने उदय भान से विभिन्न मुद्दों पर खास बात की। आइए देखते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ है। सर, लगातार जो है विधायकों को जो है धमकियां
जो फ़ोन के माध्यम से मिल रही है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं, वहीं बीजेपी का विधायक भी इससे अछूते नहीं है। किस तरह देखते हैं इस सारे घटनाक्रम को और क्या जो सरकार से आप मांग करते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार की कानून व्यवस्था की जो लचर स्थिति है उसको दर्शाती है कि इनका कानून व्यवस्था पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा है। और यही कारण है कि आज जब विधायक ही सेफ नहीं है तो आम जनता किस तरह से सेफ होगी। 4-4, 5-5 विधायकों को धमकियां मिली हैं इसी दौरान, अभी 10 दिन के अंदर ही। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ये सरकार को लेने की आवश्यकता है। और अभी देख रहे हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है। ये तो एक तरह से अपने आप को सरेंडर कर रहे, कह रहे हैं कि भाई बाहर से कॉल आए, विदेश से कॉल आए। अरे भाई जब विदेश से कॉल आए तो वहाँ भी सरकार तुम्हारे केंद्र में तुम्हारी सरकार है, स्टेट में तुम्हारी सरकार है। जो अपना जो नेटवर्क हो, विदेश मंत्रालय को इन्वॉल्व करो, कोई इंटरपोल को इन्वॉल्व करो, किसी को करो, आप उनको ट्रेस करो, आप पता करो वो कौन लोग हैं, कहाँ के हैं। और वो पूरा ये लगता है कि वो हमारा लोकल ही वो लोग हैं, हरियाणा के होंगे या हरियाणा के आसपास के प्रदेशों से इनमें से कोई हैं जो इस तरह से हमारे विधायकों को टारगेट करके एक के बाद एक को वो धमकियां दे रहे हैं। सुरेंद्र पवार को दी है, रेणु बाला को दी है, सुभाष देशवाल को दी है, बीजेपी का एमएलए संजय को दी है, पहले कुलदीप बिश्नोई को भी धमकी आई थी और मामन खां को भी धमकी मिली है। तो इस तरह से जो हिम्मत क्यों पड़ रही है? हिम्मत इसलिए पड़ रही है कि सरकार में कोई भय ही खत्म हो गया सरकार का। क्या लगता है आपको कि कितनी सुरक्षा में जो है कर्मचारी तैनात जो है एक विधायक के होने चाहिए जिससे कि इस तरह की जो स्थिति जो है दोबारा पैदा ना हो? नहीं, मुझे नहीं लगता है इन्होंने किसी विधायक को कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अभी तक दी हो। लेकिन जो है इनको बहुत जिस तरह की परिस्थिति है उसके अनुकूल उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। जो कांग्रेस लगातार जो है सरकार पर हमलावर होती है बेरोजगारी को लेकर, किस एजेंसी के आंकड़ों के आधार पर कहते हैं कि जो हरियाणा जो है पूरे देश में जो है बेरोजगारी में नंबर 1 है? क्योंकि जो सरकार जो आंकड़े आप पेश करते हैं उसको मानती नहीं, वो कहती है एजेंसी जो है इसके आंकड़े कोई बिल्कुल निराधार है। ये आंकड़े कोई हमारे अपने घर के नहीं है ना, कांग्रेस पार्टी के। CMIE जो एक गवर्नमेंट की संस्था है, नीति आयोग से जुड़ी हुई है, उसके आंकड़े हैं और सारे प्रदेशों के लिए जारी करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए जारी करते हैं। और यही भाजपा वाले जब इनके इंटरेस्ट में होती है तो जब इन्हीं CMIE के आंकड़ों को ही लेकर के ये सवाल खड़े करते थे। आज इनको CMIE पर भरोसा नहीं रहा। CMIE कोई विपक्ष की है, कोई ये एजेंसी है विपक्ष की? ये सरकार की एजेंसी है, सरकार के लिए काम करती है। ये उनको नहीं मानते, ये WHO की रिपोर्ट को नहीं मानते। कल एक घटना हुई हिसार में जिसमें एक किसान की भी जो है मौत हो गई। पुलिस और जो किसान है उनके बीच में जो स्थिति तनावपूर्ण हुई, उसके बाद किसान की मौत होगी। किस तरह देखते हैं पूरे मामले को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आम आदमी के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। वहाँ पर जो राख बनती थी HPGCL का, जो खेदड़ में प्लांट लगाया था कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा साहब ने, उसमें जो राख बनती थी उस राख को जो वहाँ गौशाला है वहाँ पूरे इलाके की जिसमें हजारों गौएँ हैं, वो राख वहाँ पर उसमें काम में इस्तेमाल करते थे। इन्होंने उसको राख को देना बंद कर दिया। गांव वालों ने पंचायत की, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया कि भाई जो ना ये हमने ज़मीन में दी है, तुम्हारे यहाँ कारखाना लगाया है और हमारे यहाँ पर ये जो ये जो राख है ये गौशाला के काम है, ये सबका काम है, ये गौ भक्त बनती है सरकार, ये गौओं के लिए ये काम आती है, तो इसको आप ना करें। वो पंचायत की थी। इन्होंने उसके बावजूद भी जो वहाँ पर कोल लाने का वो किया, जो ट्रैक था वहाँ पर वो लोग विरोध करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने लाठी चार्ज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। उन किसानों का जो गरीब आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था, जो गौ भक्त बैठे थे, उन पे इन्होंने अत्याचार किया, उनमें से एक आदमी मारा गया। तो ये सरकार तो जितनी इसकी भर्त्सना की जाए ये कम है। ये ड्रामेबाज सरकार है, ये हिंदू के हक में नहीं है, हिंदू विरोधी सरकार है। ये वो लोग हैं ना जो कहते थे ये सौगंध मुझे इस धरती के मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इन्होंने तो इंडिया ऑन सेल रखा है, सारा बेचने में लगे हुए हैं देश को। आपको क्या लगता है जो मांग थी किसानों की ये जायज़ है? और जबकि पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जो किसान की मौत हुई है वो ट्रैक्टर के नीचे आने से ही हुई है, तो और दूसरा कांग्रेस जो है जिस किसान की मौत हुई है उसके लिए कोई मुआवजे या किसी तरह की और बात करेगी? बिल्कुल
उनको उसको किसान को पर्याप्त उसको मुआवजा देना चाहिए और उनके आंसू पूंछने चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी अब तक जब इतने सालों से वो गौशाला के इस्तेमाल में हो रही थी, तो अब तक कैसे हो रही थी। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि इस हफ्ते किसकी पुण्यतिथि थी जिसने सभी की आंखें नम कर दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। और जाते जाते हम हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने देश को एक ऐसा हीरा दिया जिसने देश की लाज बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जी हाँ, हम कारगिल वॉर की बात कर रहे हैं। इस दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने किस तरह से शहादत हासिल की, हर कोई जानता है। शेर शाह के नाम से मशहूर कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जानिए ये खास पेशकश हमारी। हिंदुस्तान की मिट्टी में पनपा वो जांबाज जिसे पाकिस्तान की सेना भी शेर शाह कह के बुलाती थी। भारत मां का वो लाल जो दुश्मन सेना के सैनिकों को उनके बीवी बच्चों का हवाला देकर रास्ते से हट जाने की चेतावनी देता था। विक्रम बत्रा नाम का वो जवान जो कारगिल की लड़ाई में अकेला ही पूरी पाक सेना पर भारी पड़ गया था, आज हिंद की माटी के उसी लाल की 23वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 7 जुलाई 1999 को वो देश की रक्षा में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहीद विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले थे। पालमपुर के घुग्गर गांव में 14 सितंबर 1974 को विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था। भारतीय सेना में शहीद विक्रम बत्रा को शेर शाह के नाम से जाना जाता था। शहीद विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी नवाजा गया है। कारगिल की लड़ाई में शेर शाह विक्रम बत्रा दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। 7 जुलाई 1999 के उस दिन की वो कहानी आज भी हिंदुस्तान के हर जवान की रगों में खून की रफ्तार को 100 गुना बढ़ा देती है। विक्रम बत्रा का वो जोश उस दौर में उनके जिस भी साथी ने देखा, वो विक्रम बत्रा की बहादुरी और उनके देश प्रेम को देखकर हैरान रह गया। ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद विक्रम बत्रा सेना की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। उन्हें ऑपरेशन विजय के दौरान .5149 की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। युद्ध के दौरान बिना दुश्मन की नजर में आए विक्रम बत्रा दुश्मन की सीमा के अंदर तक घुस गए थे। फिर आया 7 जुलाई का वो दिन जब विक्रम बत्रा को .4875 की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते के साथ दुश्मन पर सीधा हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पाक सेना के 5 सैनिकों को मार गिराते हुए विक्रम बत्रा घायल हो गए। घायल हालत में ही उन्होंने दुश्मन सेना के कैंप को ग्रेनेड से तहस महस कर दिया। विक्रम बत्रा न सिर्फ एक कुशल और बहादुर जवान थे, बल्कि साथ ही एक जांबाज लीडर भी थे। अपने सैनिकों को आत्मविश्वास से लबरेज रखना और हमले के लिए उन्हें जोश से भर देना उन्हें बखूबी आता था। ये दिल मांगे मोर कहते हुए विक्रम बत्रा एक एक कर दुश्मन को खदेड़ने में माहिर थे। उनकी जांबाजी और बहादुरी के किस्से आज भी भारतीय सेना के साथ साथ पाक सेना के सैनिकों में भी आम है। विक्रम बत्रा हिंदुस्तान का वो सितारा है जिसके कुर्बानी को ये देश कभी भी भुला नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़। स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।